फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए आज के क्लास में हम बात करते हैं पीएच के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग क्लास 10 केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहले इंडिकेटर्स के बारे में बात की, फिर हमने एसिड्स के बारे में बात की और फिर हमने बेसिस के बारे में बात की। प्रीवियस लेक्चर जो था हमारा उसमें हमने पूरे बेसिस के बारे में सारी बातें कर ली थी। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको याद हो इसमें हमने क्या क्या पढ़ाया था, जो सबसे मेन बात है आज पढ़ने के लिए, आपने ये देखा था कि एसिड्स होते हैं, एसिड्स वैसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो वाटर में डिजोल्व करने पर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, और बेसेज वैसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो वाटर में डिजोल्व करने पर OH माइनस या हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सारी बातें थी, ठीक है। आज हमें बात करना है पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल एक ऐसा, हमारे पास एक ऐसा एपरेटस है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, या आप कह सकते हो कि ऐसा मेथड है जिससे आप किसी एसिड या बेस का स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई भी एसिड का स्ट्रेंथ क्या है, कोई भी बेस का स्ट्रेंथ क्या है, उससे पता चलेगा। तो इस पे आज हम सारी बातें करेंगे, पीएच के बारे में सारी बातें हमें समझ में आएंगी। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आपने ये समझा कि अगर आप एसिड डालोगे वाटर के अंदर तो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होगा, और बेस डालोगे वाटर के अंदर तो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होगा। लेकिन एक हम मान लेते हैं कि एक न्यूट्रल सॉल्यूशन, इट मींस प्योर वाटर, प्योर वाटर। अब एक बात सोचिए आप कि प्योर वाटर के अंदर H प्लस या OH माइनस होगा कि नहीं होगा? आंसर है होगा। प्योर वाटर के अंदर भी हाइड्रोजन आयंस होते हैं और हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं। इवन एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर भी हाइड्रोजन आयंस होते हैं और हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं, और बेसिक सॉल्यूशन के अंदर भी हाइड्रोजन आयन होते हैं और हाइड्रोक्साइड आयंस। यानी ये जो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयंस हैं, ये एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर भी मौजूद है, बेसिक सॉल्यूशन के अंदर भी मौजूद है, और न्यूट्रल के अंदर भी मौजूद है। तो सवाल उठता है कि अंतर क्या है? अंतर यह है बाबू कि जो न्यूट्रल सॉल्यूशन है उनमें जितना कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन का है उतना ही कंसंट्रेशन हाइड्रोक्साइड आयन का है। यानी न्यूट्रल सॉल्यूशन की अगर बात करो तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में जो H प्लस का कंसंट्रेशन है वो बराबर है किसके? OH माइनस के कंसंट्रेशन के। दोनों बराबर बराबर है, ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। जो न्यूट्रल सॉल्यूशन है उसमें H प्लस और OH माइनस क्या है? बराबर बराबर। हम ये मानते हैं ना, जो कंसेप्ट चलता है, हम ये मानते हैं कि H2O जो है हमारा, ये जब टूटेगा तो ये किसमें टूटेगा? OH माइनस एंड H प्लस एंड H प्लस। तो अगर एक H2O में अगर आप देखो तो एक H प्लस एक OH माइनस, तो हर एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर एक OH माइनस और एक H प्लस। अगर प्योर वाटर हो तो सारा का सारा H2O ही होगा। प्योर का मतलब क्या? सारे मॉलिक्यूल्स एक जैसे, तो सारा का सारा H2O ही होगा। और अगर सारा का सारा H2O ही होगा तो जितने OH माइनस होंगे उतने ही H प्लस होंगे। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर H प्लस और OH माइनस का नंबर क्या होता है? सेम होता है। अगर आप एसिडिक सॉल्यूशन की बात करो, किसकी सॉल्यूशन की बात करो? एसिडिक। एसिडिक सॉल्यूशन मतलब क्या? आपने उसमें एसिड डाल दिया, तो जो आपने एसिड डाला वो उस वाटर में जाके हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा। तो पहले से बराबर बराबर तो पहले से था, और एसिड जाके उसमें हाइड्रोजन आयन और पैदा कर दिया, तो हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो जाएगा ना। तो एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होगा? जो H प्लस का कंसंट्रेशन होगा विल बी मोर देन OH माइनस का कंसंट्रेशन। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहे हैं ये कंसंट्रेशन शो कर रहा है। तो एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होता है? H प्लस अधिक होता है, OH माइनस कम होता है। और अगर आप बेसिक सॉल्यूशन की बात करो, बेसिक सॉल्यूशन में क्या होगा? H प्लस क्या होगा? कम होगा, और OH माइनस अधिक होगा। ऑब्वियस है, होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ही आपने बेस मिक्स किया तो उसने जाके हाइड्रोक्साइड आयन बनाया, तो हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा हो गया। समझ गए बात? तो पहला कंसेप्ट ये हमें रखना है कि जो हाइड्रोजन आयन है और वो हाइड्रोक्साइड आयन है। ऐसा नहीं है कि बेस के अंदर हाइड्रोजन आयन नहीं है या एसिड के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन नहीं है। सच में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन हर एक के अंदर है, चाहे वो एसिडिक हो, बेसिक हो, न्यूट्रल हो। अंतर यही है कि न्यूट्रल के अंदर जितने हाइड्रोजन आयंस है उतने ही हाइड्रोक्साइड आयंस है। बेस के अंदर हाइड्रोक्साइड आयंस का कंसंट्रेशन ज्यादा है, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम है, और एसिड के अंदर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन अधिक है और हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन कम है। ये हमें याद रखनी है। समझ गए बात? ओके, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप बात करो, देखिए नोट में लिखा हुआ है बड़े अच्छे से 3 पॉइंट्स, नीचे को सॉल्यूशन, सारी बातें पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा।
लिखा है कि सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, देन नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन विल बी इक्वल टू हाइड्रोक्साइड आयन। अगर सॉल्यूशन न्यूट्रल है तो ये हो जाएगा, ग्रेटर विल बी द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाँ, अब इसके बाद अब तो ये तो हमें समझ में आ गया। अब इसके बाद है कि जो एसिड है, अगर कोई एसिडिक सॉल्यूशन है उसमें हाइड्रोजन आयन बहुत ज्यादा है, ऑब्वियस है वो स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब क्या, लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, और अगर हाइड्रोक्साइड आयन बहुत ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग बेस होगी। यानी अगर आप सोचिए कि अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन आप बढ़ाते जाओ तो एसिड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, और हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन अगर आप बढ़ाते जाओगे तो बेस स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास दो सॉल्यूशन है ए एंड बी, बोथ आर एसिडिक, बट ए में जो है वो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम है और बी में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन अधिक है, हम कहेंगे बी इज मोर एसिडिक देन ए। बोथ आर एसिडिक बट बी इज more acidic than A because B contain more hydrogen ion concentration than A. You know concentration, क्लास 9 में आपने concentration पढ़ा होगा। concentration बताने के अनेक तरीके होते हैं। यहाँ पे हमें मेनली मोलारिटी की बात करें। मोलारिटी आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना मोल होता है सॉल्यूट का या जो घुला हुआ है उसका, वही उसका क्या होता है, मोलारिटी होता है। यहां मोलारिटी पे मेनली बात करें तो जिसमें हाइड्रोजन आयन का मोलारिटी जितना अधिक होगा उसका वो उतना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। समझ लो ना बात। तो ये बात है, तो कंसंट्रेशन से अटैच है, और हाइड्रोक्साइड आयन बढ़ाते जाओ तो बेस क्या होता जाएगा, स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो देखिए नोट में सारी बातें ये सब लिखी गई है। अब इसके बाद इसको मेजर करने, अब ये तो सारी बातें हमने ये सब हम थ्योरी में बात करें, इसका एक न्यूमेरिकल मेथड होना चाहिए, मेथड होना चाहिए जिससे हम पता चल, जैसे सही बात है कि जैसे मान लो कि हीट होता था, हाँ जो ज्यादा गर्म है उसमें ज्यादा हीट है, जो कम गर्म है उसमें कम हीट है, फिर उसके लिए टेम्परेचर आया ना एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए कि कितना गर्म या कितना ठंडा। उसी तरह में ये पता चला कि स्ट्रेंथ जो है पता चलता है कि हाइड्रोजन आयन अधिक है तो एसिडिक होगा, हाइड्रोक्साइड आयन अधिक है तो बेसिक होगा, बराबर बराबर तो न्यूट्रल होगा। लेकिन हाइड्रोजन आयन अगर कितना अधिक है तो कितना स्ट्रॉन्ग होगा, सारी बातें पता होनी चाहिए ना। इसके लिए 1909 में सोरेनसन नाम के एक व्यक्ति ने एक स्केल दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है पीएच स्केल। किसने, सोरेनसन। कितने ईस्वी में, 1909। देखिए आपके नोट में लिखा हुआ है कि टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और अ बेस, यानी एसिड या बेस के स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए सोरेनसन इन 1909 डिजाइन्ड अ स्केल कॉल्ड पीएच स्केल। पीएच स्केल, ये जो पीएच स्केल है, सोरेनसन जो थे वो जर्मनी के थे, तो वो जर्मन भाषा वर्ड यूज करते थे। तो पी जो है उसमें, पीएच में जो पी है, पी का मतलब है पोटेंस। पी का मतलब क्या है, पोटेंस। नोट में लिखा हुआ है पोटेंस, POTENZ, पोटेंस। पोटेंस मींस पावर। पोटेंस मींस जर्मन भाषा में पोटेंस का मतलब होता है पावर। तो पोटेंस, एच मतलब हाइड्रोजन आयन, तो पीएच का फुल फॉर्म हो गया पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन, या हम कह सकते हो अगर इंग्लिश में उसे बोले तो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो ये स्केल किसने बनाया, सोरेनसन ने बनाया 1909। अब देखिए जो पीएच है, किसी भी एक्वस सॉल्यूशन का जो पीएच होता है उसका फॉर्मूला यहां पर देखिए कितने अच्छे से लिखा हुआ है। पीएच निकालने के लिए पीएच बराबर होगा -log H+। पीएच ये हुआ, पीएच जो हमें निकालना है, लॉग आपने नहीं पढ़ा वो अभी हमें जानना भी नहीं है, समझ गए। लॉग आप छोड़िए, अगर लॉग क्या ये फॉर्मूला, मेरा हमें इस फॉर्मूला का ही काम, इसका हमें काम नहीं है। -log H+, यहाँ देखो निगेटिव साइन लगा हुआ, निगेटिव साइन लगा होने का मतलब है कि ये H+ जब बढ़ेगा तो ये पीएच घटेगा। अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये भी न्यूमरेटर में है, ये भी न्यूमरेटर में है, इसके बढ़ने से ये बढ़ना चाहिए, इतना तो बेसिक मैथमेटिक्स आता होगा ना आपको कि दोनों तरफ अगर LHS और RHS में दो क्वांटिटी वेरिएबल हो, दोनों न्यूमरेटर में ही हो, तो अगर RHS का न्यूमरेटर बढ़ेगा तो LHS का भी न्यूमरेटर बढ़ेगा, यानी वैल्यू बढ़ेगा। लेकिन यहां पर हम कह रहे हैं कि ये माइनस साइन जो लगा हुआ है इसका मतलब है कि H+ जब बढ़ेगा, H+ जब बढ़ेगा तो पीएच घटेगा ड्यू टू दिस निगेटिव साइन। यही सोरेनसन ने कहा कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जितना अधिक होगा पीएच का वैल्यू उतना ही कम होगा। और आपको पता है कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन किस में अधिक होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड्स में। स्ट्रॉन्गर एसिड्स में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, अधिक होगा, यानी उसका पीएच वैल्यू क्या होगा, बहुत कम होगा। और जो बेसेज होंगी उनमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, उनमें हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कम होगा, OH- का अधिक होगा ना, OH- का कंसंट्रेशन क्या होगा, अधिक होगा, तो उसका पीएच क्या होगा,
कम है उसमें H प्लस, तो उसमें वो उसका क्या होगा, pH ज्यादा होगा। तो जो हमारा pH वैल्यू है वो रेंज करता है फ्रॉम 0 टू 14। pH वैल्यू रेंज करता है फ्रॉम 0 टू 14। जो हमारा 0 टू 7 है ये हमारा एसिड का है, ये एसिड का खेल है। और 7 से जो 0 से 7 और 7 से जो 14 है वो हमारा बेस है, समझ गए। और ये जो 7 है हमारा वो हमारा क्या है, न्यूट्रल है। यानी अगर किसी सॉल्यूशन का pH 7 आता है इट मीन्स वो न्यूट्रल है, 7 से कम आता है इट मीन्स वो एसिडिक है, 7 से अधिक आता है इट मीन्स वो न्यूट्रल और वो सॉरी वो बेस है, और 7 आता है तो क्या है, न्यूट्रल है। तो 0 to 7 एसिड, 7 to 14 बेस एंड 7 इज न्यूट्रल। समझ के बाद अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, अब देखिए यहां पर इस फॉर्मूले का यूज हम कैसे करते हैं, इस फॉर्मूले का हम यूज कैसे करते हैं। वैसे इस फॉर्मूले का यूज आपके 10th के लेवल पे सीधे से नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आप कोई भी स्कॉलरशिप एग्जाम देंगे तो क्वेश्चन पक्का आएगा इस फॉर्मूले से। आपसे कोई से कहीं पर पूछा गया कि एक बात बताओ कि किसी एसिड का pH वैल्यू 2 है, pH वैल्यू क्या है, 2 है, तो बताओ इसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना है, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना है। देखो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन आयन, इस फॉर्मूला ये फॉर्मूला देखना है आप, H पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस pH। इट मींस आप यहां लिखोगे H प्लस इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 2, दैट इक्वल टू हो जाएगा 0.01 और आप लगा दोगे m। ये क्या है, मोलारिटी। क्या है, मोलारिटी। आप इसे चाहो तो लिख सकते हो मोल पर लीटर। यानी अगर किसी एसिड का pH वैल्यू 2 है इट मींस उसके अंदर में उसके 1 लीटर सॉल्यूशन में 0.01 मोल हाइड्रोजन आयन। मोल जानते हो आप, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 एवोगाड्रो नंबर। उतना नंबर जो होता है तब होता है मोल। इट मींस अगर हम कह रहे हैं कि pH 2 है, इसका मतलब उस सॉल्यूशन के 1 लीटर में, उस सॉल्यूशन के 1 लीटर में कितने हाइड्रोजन आयंस हैं, 0.01 मोल। इसे आप चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो 0.01 मोल पर लीटर। आप ये भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। मोलारिटी का मतलब ही होता है मोल पर लीटर, समझ गए ना। तो ये मेथड हो, अरे यार समझ में। तो आप pH से क्या निकाल सकते हो, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन, और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन पता हो तो क्या निकाल सकते हो, pH। कोई दिक्कत नहीं। वैसे इस पे इतना ज्यादा जाना नहीं, इतना ही बस समझ लो। अगर कोई कह रहा है कि अब आपके दिमाग में रहेगा सर अगर OH का पूछेगा तो OH का कंसंट्रेशन भी तो पूछ सकता है। अगर बेसिक होगा तो OH का कंसंट्रेशन पूछेगा, तो OH का कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे। तो OH का कंसंट्रेशन निकालने के लिए अगर बेस होगा तो बताओ क्या होगा, अगर बेस होगा तो 7 से अधिक होगा। तो मान लो कि कोई कहा कि कुछ कोई बेस है, यहां पर मैं लिख रहा हूं, देखिए अगर कोई कह रहा है कि सर एक बेस है जिसका pH है 12, pH है 12, तो हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले हम POH निकालेंगे। हम क्या करेंगे, POH निकालेंगे, और POH हो जाएगा आपका 14 माइनस 12 दैट इक्वल टू 2। बस हम जो बता रहे हैं वो कीजिए, समझ गए, ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन निकालना है, आप क्या करो, POH निकालो। POH निकालने के लिए क्या करोगे, आप 14 में से 12 करो डिक्रीज, मतलब घटा दो, उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको 2 मिला। बस अब आप क्या करो, OH माइनस का कंसंट्रेशन चाहिए, बस सेम फॉर्मूला वही लगा दो, 10 टू द पावर माइनस POH, यानी हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस, यानी 0.01 मोलर। समझ गए, क्लियर हो गया, आराम से निकाल सकते। और अगर यहाँ पर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन पूछता तो 10 टू माइनस 12 हो जाता। अरे यार समझ में, तो यही जनरल सा सवाल है। अब कई बार क्या होता है, क्वेश्चन ये पूछ देगा कि मान लो pH 2 है, हम उसमें कितना लीटर पानी मिलाए कि pH 4 हो जाए। क्वेश्चन ये पूछेगा कि H2SO4, देखो कैसे क्वेश्चन कैसे पूछता है कि H2SO4 हमारे पास है, उसका pH अभी 2 है, और हम उसमें कितना लीटर वाटर मिक्स करें कि pH 4 हो जाए। एकदम कर सकते हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं ना आप, वाटर मिला रहे हो मतलब क्या कर रहे हो, डाइल्यूट कर रहे हो। ये सब चीज लिखते चलना भाई, अगर कोई दिक्कत हो तो सब लिख लेना आराम से, कोई प्रॉब्लम हो तो लिखना जरूरी है, लास्ट में लिख लेना।
ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। हाँ, तो क्या बता रहा था मैं कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन क्या है कि आपके पास H2SO4 का एक सॉल्यूशन है जिसका पीएच वैल्यू 2 है और आपको कह रहा है कि इसके पीएच वैल्यू को 4 पहुंचाइए। एक बात बताओ, सबसे पहले मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूं। पीएच वैल्यू अगर बढ़ेगा तो एसिड स्ट्रांग होगा या वीक होगा? वीक होगा, याद रखना। पीएच वैल्यू जितना कम होगा एसिड उतना स्ट्रॉन्गर होगा। अगर दो एसिड है, एक एसिड कह रहा है कि मेरा पीएच वैल्यू 2 है, एक कह रहा है मेरा पीएच वैल्यू 6 है, तो कौन स्ट्रॉन्गर एसिड होगा? 2 वाला, 6 वाला नहीं होगा। इन्हें सोचना कि 6 बड़ा है सब तो 6 स्ट्रॉन्ग, ऐसा कुछ नहीं। जो जितना कम होगा पीएच वैल्यू उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो यानी जब डाइल्यूट करोगे तो एसिड कमजोर होता है, और एसिड जब कमजोर होगा तो उसका पीएच बढ़ेगा कि घटेगा? ऑब्वियस है कि बढ़ेगा। जब उसे डाइल्यूट करोगे तो पीएच बढ़ेगा, और बेस को जब डाइल्यूट करोगे तो पीएच घटेगा, क्योंकि बेस का पीएच जितना अधिक होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग होगा। अगर दो बेस है हमारे पास, एक बेस कह रहा है कि मेरा पीएच है 10, एक कह रहा है मेरा पीएच है 12, हम कहेंगे 12 वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। 14 पीएच वाला स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा और 0 पीएच वाला स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। 0 पीएच वाला क्या होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा, और 14 वाला क्या होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा। यानी जब आप पीएच को बढ़ाते हो तो एसिड वीक होता जाता है और बेस स्ट्रॉन्ग होता जाता है। समझ गए ना? तो यहां पर क्वेश्चन ये था कि H2SO4 का सॉल्यूशन है हमारे पास जिसका पीएच 2 है। 2 है मतलब अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग एसिड है, और आपको इसमें पानी मिला करके इसके पीएच को क्या करना है? 4 करना है। तो क्या होगा? तो देखो कितना पानी मिलाना पड़ेगा, क्वेश्चन है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं इरेज कर रहा हूं इसको। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि आपके पास अभी है, मान लीजिए अभी 1 लीटर सॉल्यूशन है, 1 लीटर H2SO4 सॉल्यूशन ऑफ pH 2। pH कितना है इसका? अभी इसका pH है 2, इसका pH 2 है, और अब आपको क्या पूछ रहा है? वाटर फाइंड आउट कीजिए जिसको हम मिक्स करके इसके pH को क्या करना है? 4 करना है। तो ठीक है, यहां पर हम लिखते हैं इनिशियल pH। देखिए इसे समझने क्या करना है, सवाल बनाना है सीधे। सवाल आपने सुन लिया होगा, आपको अगर दिक्कत हो तो आप अपनी भाषा में सवाल लिख लीजिए। इनिशियल pH कितना हुआ? 2। इनिशियल pH का 2। इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 लीटर। 1 लीटर इनिशियल वॉल्यूम है। चलो हम पहले H प्लस का कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या कोई दिक्कत है क्या? आराम से कर सकते हो। H प्लस का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर माइनस pH होता है, होगा, तो दैट इक्वल टू हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 2, दैट इक्वल टू 0.01 मोल। अरे नहीं, और इसके बाद चलो अब क्या करते हैं? फाइनल pH, अरे दिया है ना फाइनल pH, फाइनल pH बराबर 4, और फाइनल वॉल्यूम भगवान जाने, दिया नहीं है, वही तो पूछता है कितना पानी मिक्स किए। तो फाइनल वॉल्यूम हम VF ले लेते हैं, वी फाइनल क्या ले लेते हैं? वी फाइनल, उसको रहने देते हैं, और हम H प्लस का कंसंट्रेशन फिर फाइंड आउट करते हैं। H प्लस कंसंट्रेशन बराबर क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर माइनस pH, दैट इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 4, दैट इक्वल टू 0.0001 m। अरे क्लियर है क्या? अब देखिए केमिस्ट्री कहता है कि m इनिशियल इंटू v इनिशियल विल बी इक्वल टू m फाइनल इंटू v फाइनल। ये मोलारिटी है। मोलारिटी इनिशियल और वॉल्यूम इनिशियल का जो प्रोडक्ट होता है वो मोलारिटी फाइनल और वॉल्यूम फाइनल का प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये डाइल्यूशन का कंसेप्ट होता है। आप फॉर्मूला को नहीं होगा तो आप याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से याद कीजिए। चलिए वहां से उठा के लाते हैं। आ जाओ भाई, m इनिशियल क्या है? 10 टू द पावर माइनस 2, 0.01 को 10 टू द पावर माइनस 2 लिख सकते हो, इंटू 1 दैट इक्वल टू m फाइनल क्या है? मोलारिटी फाइनल 4, 10 टू द पावर माइनस 4 क्या है? 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू v फाइनल। तो व्हाट विल बी द v फाइनल? v फाइनल विल बी 10 to the power minus 2 upon 10 to the power minus 4,
दैट इक्वल टू 100, और ये 4 ऊपर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस में 2 बढ़ गया 100। इतना मैथ तो आता होगा। यानी फाइनल वॉल्यूम कितना है हुआ 100 लीटर। यानी अब हमारा जो सॉल्यूशन है वो 100 लीटर है, और पहले जो हमारा सॉल्यूशन था वो 1 लीटर था, अब 100 लीटर है। तो कितना लीटर पानी मिक्स? 99 लीटर। यानी वाटर मिक्स्ड बराबर वाटर मिक्स्ड बराबर V फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इक्वल टू 100 माइनस 1, दैट इक्वल टू 99 लीटर्स ने लीटर। यूनिट कभी भी प्लूरल नहीं होता है, यूनिट हमेशा सिंगुलर होता है। चलिए ठीक है, तो वॉल्यूम वाटर मिक्स कितना हो गया 99 लीटर। भारी लगा क्या? आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ही पूछेगा। अब आप दिमाग में सर कितना मतलब होता है कि मतलब भयंकर तरीके से, कुछ भयंकर नहीं है, बस इतना, इससे ज्यादा कुछ नहीं आया, ठीक है ना। इससे ज्यादा आया ना अगर तो किसी से नहीं बनेगा, तुमसे नहीं बनेगा, दिक्कत किसी से नहीं बना, तुमसे भी नहीं बना, चिंता करने की क्या जरूरत है, इतना तुमसे बनना है वही बोलते हैं भाई, ठीक है। इस दिक्कत नहीं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, समझ जाओगे सारा चीज, कोई दिक्कत नहीं होगा इसका। ओके बाबू, तो समझ में आ गया होगा। आई होप आप पीएच से रिलेटेड क्वेश्चंस बना पाएंगे। हाइड्रोजन पीएच दिया हो, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन फाइंड आउट करोगे। अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन दिया हो तो पीएच फाइंड आउट कर लोगे। लॉग का यूज मैंने नहीं सिखाया, लॉग क्योंकि आपको आता ही नहीं होगा, तो लॉग आपको आता नहीं तो मैं क्यों उसमें जाऊं, गणित थोड़े से क्या ना, मुझे साइंस पढ़ाना है। तो ये मैंने ये बता दिया, ये आपको आता है, मैंने ये बता दिया, इसका यूज करके मैंने सवाल भी बना दिया। कोई डाउट हुआ आपको, सवाल वाल देखिएगा, अगर कोई डाउट होगा तो देखिएगा, मुझे मैं सॉल्व करके बता दूंगा। इसके अलावा अगर कोई सवाल आपको मिलता है तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पीएच के बारे में हमने क्या क्या समझ लिया। पीएच हमने ये समझा कि पीएच जो है वो हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन से एसोसिएट करता है। हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन जितना अधिक होगा पीएच का वैल्यू उतना कम होगा, समझ गए। और हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन जितना कम होगा पीएच का वैल्यू उतना ही अधिक होगा। पीएच का इस्तेमाल किसी भी एसिड या बेस के स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने में किया जाता है। पीएच स्केल किसने बनाया? सोरेनसन ने बनाया। कितने में बनाया? 1909 में बनाया। पीएच में पी का मतलब क्या है? पोटेंस, पावर। एच का मतलब क्या है? हाइड्रोजन आयन। आया समझ में? और ये सारा फॉर्मूला आई होप आपको समझ में आया। फॉर्मूला नोट में नहीं लिखा हुआ है, फॉर्मूला लिख लेना। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए ये तो हो गया, ये लेबोरेटरी में तो हम लोग सवाल बनाने नहीं गए, लेबोरेटरी में तो हम लोग यूज करते हैं इंडिकेटर्स का। तो लेबोरेटरी में पीएच फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। लेबोरेटरी में जब हम जाते हैं पीएच फाइंड आउट करने किसी भी सॉल्यूशन का, तो वहां पर हमारे पास क्या होता है? हमारे पास होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है वो एक सॉल्यूशन होता है या एक पेपर के फॉर्म में होता है, जैसे लिटमस होता था ना, वैसा होता है। और सच में जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है वो बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है। उसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं जो अलग अलग पीएच के लिए अलग अलग कलर देते हैं। अलग अलग पीएच के लिए क्या देते हैं? अलग अलग कलर देते हैं। अगर आप देखोगे इंडिकेटर्स, यूनिवर्सल इंडिकेटर, यहाँ एक लिप मैंने रखा है, देखिए आप, यहाँ मैं दिखा रहा हूं आपको। ये एक यूनिवर्सल इंडिकेटर का लीफ है, देख रहे हो, ये येलो कलर का है। यूनिवर्सल इंडिकेटर येलो कलर का होता है। इसे आप जब आप पानी में डालोगे, अगर इसे न्यूट्रल में डालोगे, प्योर वाटर में डाल दोगे, तो प्योर वाटर में अगर आप इसे डालोगे तो ये ग्रीन हो जाएगा, समझ गए। और बाकी किस किस पीएच के लिए कौन सा कलर है वो नोट में पूरा चार्ट बनाया हुआ है, वो चार्ट पे तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन मैं एक ट्रिक बताता हूं जिससे कि आप इसे याद रख सके आसानी से। आप सभी ने विवग्योर का नाम तो सुना होगा बाबा। विवग्योर व्हाइट कलर में 7 कलर्स होते हैं, इतना तो आपको पता होगा। विवग्योर, तो विवग्योर से मैं अटैच कर देता हूं उसको। आई होप आपको बहुत हद तक आइडिया मिल जाएगा कि सर इससे क्या होगा। देखिए विवग्योर लिखते हैं हम लोग, VIVGYOR, यही होता है ना विवग्योर। इसमें 7 रंग हैं। इसमें जो ये येलो है ये आपका पीएच पेपर है, ये आपका क्या है? पीएच पेपर। और ये जो जी है ये न्यूट्रल का है, ये क्या है? न्यूट्रल का है। आप इधर बढ़ते जाओ, जैसे जैसे बढ़ोगे बेस स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, समझ गए। और आप इधर बढ़ो, येलो से इधर बढ़ो, जैसे जैसे इधर बढ़ोगे एसिड स्ट्रॉन्ग होता है। यानी रेड जो होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, और जो वायलेट जो होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट। सच में रेड में भी डार्क है,
डार्क रेड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है और डार्क वायलेट स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है। ग्रीन न्यूट्रल होता है। अगर आपने पीएच पेपर किसी सॉल्यूशन में डाला और वो ग्रीन हो गया, इट मीन्स वो क्या है? न्यूट्रल। इट मीन्स वो क्या है? न्यूट्रल है। यानी उसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन क्या है? बराबर बराबर। समझ गए बात? चलिए एक और खेल होता है। अब आप ये समझ गए, मैं पहले वो बता देता हूँ, फिर मैं एक्स्ट्रा चीज बताऊंगा जो मैं देखिए यूनिवर्सल इंडिकेटर डिफाइन किया गया है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स व्हिच शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट पीएच वैल्यू। यानी जो अलग अलग पीएच वैल्यू के लिए अलग अलग कलर दिखाता है। जैसे यहाँ पर देखिए चार्ट बनाएंगे, 0 पीएच वैल्यू के लिए डार्क रेड, 1 पीएच वैल्यू के लिए रेड, 2 पीएच वैल्यू के लिए फेंट रेड, फेंट रेड मतलब हल्का लाल रंग, 3 पीएच वैल्यू के लिए ऑरेंज रेड, 4 के लिए ऑरेंज, 5 के लिए ऑरेंज येलो, 6 के लिए ग्रीनिश येलो, 7 के लिए ग्रीन, 8 के लिए ग्रीनिश ब्लू, 9 के लिए ब्लू, 10 के लिए नेवी ब्लू, 11 के लिए पर्पल, 12 के लिए डार्क पर्पल, जिसे हम इंडिगो भी कहते हैं। पर्पल इंडिगो एक ही जैसा होता है लगभग। एंड 13 के लिए वायलेट एंड 14 के लिए डार्क वायलेट। तो ये सारा आपका कलर है, ये सारा कलर स्कीम है आपका पीएच वैल्यू के लिए। अलग अलग पीएच वैल्यू के लिए कौन सा कलर होगा वो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब ये आप इससे भी याद रख सकते हो, वीडियो से भी आप चाहो तो ट्रिक में याद रख सकते हो। तो ऑरेंज हमारा पीएच पेपर का कलर है, ग्रीन हमारा न्यूट्रल है, ग्रीन के इस तरफ 3 है, इस तरफ 3 है, येलो तो चलो मान लो चला गया पीएच पेपर में, ऑरेंज रेड वाला इधर जो भी गया वो हो गया एसिड की तरफ, और इधर जब भी आया तो बेस की तरफ। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे याद रखना है याद रखना। ठीक है, और सवाल पीएच से रिलेटेड। अच्छा, एक और क्वेश्चन था, एक हम लोग और देख रहे थे कि जब एसिड मिक्स करते हो आप, तो अब मान लो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा कैसे ट्रिक क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि आपके पास एक एसिड है, वो एसिड अभी सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड, आपने उसमें पानी मिलाना शुरू किया, तो बताइए कि पीएच वैल्यू में क्या चेंज आएगा। क्वेश्चन होगा, ऑप्शन होगा पीएच डिक्रीजेस, पीएच इंक्रीजेस, पीएच फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, पीएच फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा। मैंने 4 ऑप्शंस था, मैंने कहा मेरे पास एसिड है, मैंने इसमें वाटर मिक्स करना शुरू किया, वो एसिड अभी किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में, वाटर बिल्कुल नहीं। हमने उसमें पानी मिलाया, ऑप्शन है पीएच डिक्रीजेस, पीएच इंक्रीजेस, पीएच फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, पीएच फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। ऑप्शन मैं फिर से लिखता हूं, पहला ऑप्शन डिक्रीजेस, दूसरा ऑप्शन इंक्रीजेस, तीसरा ऑप्शन फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, एंड चौथा ऑप्शन है फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट? ऑप्शन करेक्ट होगा कि ये पीएच पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, क्योंकि आपके पास जो एसिड है अभी उसमें जब ही आप पानी डालोगे हाइड्रोजन आयन अंधाधुन कंसन पैदा होगा, अंधाधुन हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होगा, तो पीएच तेजी से घटेगा, क्योंकि हाइड्रोजन आयन बढ़ना पीएच घटना, पीएच घटेगा। और फिर एक समय ऐसा आएगा जब पीएच मैक्सिमम हो जाएगा और उसके बाद पीएच फिर बढ़ने लगेगा, क्योंकि वो डाइल्यूट होना शुरू होगा। समझ गए? क्योंकि शुरू में जब पानी मिलाओगे तो और हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो रहा है ना, समझ रहे हो ना? तो ये ट्रिक क्वेश्चन है, समझ गए? हाँ, अगर ये कहता है कि एक एसिड है, उसको वो एसिड है और उसे हम डाइल्यूट करें, डायरेक्ट डाइल्यूट करें, मतलब एसिड पहले से ही पानी मिला हुआ है, हम उसे और डाइल्यूट कर रहे हैं, तो फिक्स है पीएच इंक्रीजेस। लेकिन अगर एसिड पहले से वाटर नहीं है उसमें, तब अगर आप पानी डालोगे तो पीएच पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। ऐसा समझना, आई होप आपको समझना है। ओके, तो ठीक है। और इसके साथ अगर देखोगे तो बेस के साथ भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बेस में अगर हम पानी मिक्स करेंगे तो पहले हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होगा अंधाधुन, तो पीएच पहले क्या होगा? पीएच पहले बढ़ेगा तेजी से फिर घटेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, क्योंकि डाइल्यूट करने पर वो घटता है ना, पहले वो बढ़ेगा। हाँ, अगर वो पहले से ही वाटर में डिजॉल्व है और डाइल्यूट ही कर रहे हैं उसे, और तब तो वो घटता चला जाएगा। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी, कोई भी डाउट हो तो पूछिएगा। अब इसके बाद है कि हमारे एवरीडे लाइफ में पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है। आई होप आपको पीएच से रिलेटेड सारी बातें समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट है नोट पढ़ लीजिए एक बार और लेक्चर देख लीजिए, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। क्वेश्चन वो जो है वो क्वेश्चन ध्यान देने वाली चीज है। हो सकता है आपकी बुक में क्वेश्चन इस पर आधारित क्वेश्चन भी नहीं दिया हो, नहीं दिया कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप देखोगे जैसे अलग अलग इंस्टीट्यूट जो एग्जाम लेती हैं
11th 12th में एडमिशन के लिए, या कोई भी स्कॉलरशिप एग्जाम अगर आप देखोगे, एनटीएससी देखोगे, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इतना लीटर पानी मिक्स कर दिए तो क्या होगा, नहीं होगा, सारा कुछ। तो ये फॉर्मूला M1V1 = M2V2 वाला और वो वाला, वो सब बना के आप सवाल आराम से कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एवरीडे लाइफ में पीएच का क्या इंपोर्टेंस है, तो सबसे पहले पीएच का इंपोर्टेंस हम लोग देखना शुरू करें तो सबसे पहले दिया है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का इंपोर्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप याद कीजिए, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग पीएच पे हमारा एंजाइम्स वर्क करता था। याद कीजिए आप, जो हमारा स्टमक था उसमें गैस्ट्रिक जूस आता था जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता था, जो क्या करता था, पीएच को लो करता था जिससे कि पेप्सिन वर्क कर सके, याद होगा। तो पीएच वहां रिड्यूस किया गया। फिर जो ही आपका उस स्टमक से आपका फूड निकलता था और जो ही स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करने वाला आता था तो बाइल जूस आता था लीवर से, जो उसे क्या कर देता था, बेसिक कर देता था, जिससे कि पेंक्रियाज के जो एंजाइम्स हैं, पेंक्रेटिक जूस में जो एंजाइम्स है, लाइक ट्रिप्सिन, ईटीसी, वो सब वर्क कर सके। अरे नहीं, और इंटेस्टाइनल जूस के भी जो एंजाइम्स है वो भी किस मीडियम में वर्क करते हैं, अल्कलाइन मीडियम में वर्क करते हैं। तो पीएच का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इन आवर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कनाल। फूड डाइजेशन में पीएच इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टमक में जो फूड पचता है वो पचता है किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम। और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में जो फूड पचता है वो किस मीडियम में पड़ता है, अल्कलाइन मीडियम में या बेसिक मीडियम। और माउथ में न्यूट्रल होता है। माउथ में लेवल क्या होता है, न्यूट्रल। हाँ, नमक नींबू मिला के तुम खा रहे हो अलग चीज है, लेकिन माउथ में जनरली क्या होता है, जो हमारा सलाइवा होता है वो जनरली न्यूट्रल सा होता है, स्लाइटली बेसिक, लेकिन जनरल न्यूट्रल होता है, आप कह सकते हो। हाँ, अब यहाँ पर मेन है हमारा स्टमक। स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाते स्टमक। स्टमक में गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है। गैस्ट्रिक जूस जानते हो, पीएच 1 to 3 के आसपास होता है। अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग एसिड है वो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है भाई, एसिड होगा ही ना, स्ट्रॉन्ग एसिड है वो, तो वहां पर स्ट्रॉन्ग होता है। और आपको पता है वहां हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, दो वर्क करता है, पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारना और दूसरा पेप्सिन को वर्क करने देना। ये दो काम वो इंश्योर करता है। ठीक है, चलिए उस पर आते। तो अगर आप क्या होता, आपने खूब ठूस लिया, भोज में गया, फ्री में मिल रहा था, अंधाधुंध रसगुल्ला दाब दिया, तुम अंधाधुंध खा लिया, अब तुम्हारे पेट में खूब रसगुल्ला है, तो बॉडी ने क्या किया, उसे डाइजेस्ट करने के लिए अंधाधुंध गैस्ट्रिक जूस बनाया। अब अंधाधुंध गैस्ट्रिक जूस बनाया तो क्या हुआ, तुम्हारे स्टमक में जलन होने लगा, गैस बन गया। तो वो क्यों हुआ, क्योंकि एक्सेस एसिड है तुम्हारे स्टमक के अंदर। उसको कैसे तुम ठीक करोगे, ठीक करने के लिए तुम क्या करोगे, एंटासिड का इस्तेमाल करोगे। एंटासिड, एंटासिड यानी कि एसिड का एंटी, यानी क्या, माइल्ड बेस। यानी कि आप क्या करोगे, माइल्ड बेस। कल ही मैंने बात की थी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, आप ले लोगे, या कोई भी टैबलेट ले लोगे, दवा मिलता है एसिलो, क्या क्या क्या, इनो पी लो, ठीक है, वो भी बेसिक होता है भाई, तो वो पी लो तुम। तो जो तुम पियोगे तो उसमें क्या होता है, बेस होता है, तो कहता है इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। 6 इनो काम शुरू करे 6 सेकंड में, प्रचार में सुना होगा। तो क्या होता है, वो जाता है आपके स्टमक के अंदर और एक्सेस एसिड को धाई से क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है और आपको रिलीफ मिल जाता है। तो सबसे पहला रोल क्या है, सबसे पहले पीएच का रोल है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। देखिए बहुत अच्छे से लिखा गया है, इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रेजेंट इन आवर स्टमक which helps in the digestion of food without harming our stomach। बिना हमारे स्टमक को हार्म किए वो हमारे फूड डाइजेशन में मदद करता है। But when too much acid is present, then it causes pain, irritation and feeling of burning। यानी दर्द कॉज करता है, इरिटेशन होता है, बर्निंग सा फीलिंग आता है, इसे कहा जाता है एसिडिटी। टू गेट रिलीफ फ्रॉम एसिडिटी वी यूज माइल्ड बेस कॉल्ड एंटासिड। हम किसका इस्तेमाल करते हैं, माइल्ड बेस। एंटासिड जो होता है क्या होता है, माइल्ड बेस। माइल्ड मतलब क्या, वीक बेस। माइल्ड बेस का इस्तेमाल करते हैं जो कि एक्सेस एसिड को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा स्टमक में पीएच का वैल्यू। अब हम बात करते हैं, बहुत से ऐसे प्लांट हैं और एनिमल्स हैं जो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए यूज करते हैं एसिड्स का। अगर आप एंट जानते हो ना, चींटी, अगर वो काटेगा ना तो उसके स्टिंग जो होता है, उसका जो स्टिंग होता है उसमें होता है मिथेनोइक एसिड, जिसे हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, वो मौजूद होता है। मिथेनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड, वो जब कट करता है तो हमारी बॉडी में क्या कर देता है, फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड इंजेक्ट करता है। तो हमारा पीएच वैल्यू, उस एरिया का पीएच वैल्यू सडन क्या करता है, फॉल करता है। और सडन जो ही फॉल करता है तो वहां हमें दर्द होता है, और उस दर्द को दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हो, उस पर माइल्ड बेस यूज कर सकते हो। इन्हें की सोडियम हाइड्रोक्साइड ढार देना, पता चला उसी से मर गया, ठीक है ना। माइल्ड बेस जो कि हमारा कोरोसिव नहीं हो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड दोनों का दोनों क्या होता है, कोरोसिव होता है। पता चला नहीं सर एसिड, अरे सर पढ़ाए थे चिट्टी काटता है एसिड डालता है, लॉ बेस उठा के सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं मुन्ना, पता चला तेरा हाथ गया भाई, वो एक कोरोसिव होता है। तो माइल्ड बेस, माइल्ड बेस में आप क्या यूज कर सकते हो, चूना रगड़ सकते हो, सेलेक्ट लाइन माइल्ड बेस होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस आप जानते हो, यानी तो आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले लो, उसका रगड़ दो, यानी तो आप नहीं कुछ तो साबुन रगड़ दो, साबुन भी तो बेस होता है।
तो आप साबुन लगा दो तो क्या होगा, वो दर्द थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो देखिए ये लिखा। फिर उसके बाद एक निटल प्लांट्स होता है। निटल प्लांट्स की अगर बात करें, निटल प्लांट्स के लीफ में छोटे 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 स्टिंग्स निकले हुए होते हैं निटल प्लांट्स में, और वो अगर आपके धंस गया ना हाथ में, बड़ा भयंकर दर्द करता है। आप ऐसा देखेंगे ये इसमें भी होता है, हम लोग की तरफ बांस जो होता है उनमें जो कोपर में होता है उसमें भी दर्द होता है। वो आप देखिएगा वो भी धंस जाएगा तो उससे भी दर्द होगा। उसमें मिथेनोइक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड, वो अगर आपके धंस गया तो आप देखोगे निटल प्लांट के बगल में ही डॉग प्लांट होता है। निटल प्लांट और डॉग प्लांट एक साथ जंगल में उगते हैं। निटल प्लांट का जो स्टिंग होता है वो एसिडिक होता है, और डॉग प्लांट का जो रस होता है वो बेसिक होता है। भगवान को पता था कि जाएगा कौन गधा उसमें मारेगा ही हाथ, तो उसको क्या होगा ना, दर्द होगा। तो कहां जाएगा दवा ढूंढने, जंगल में। खैनी खाता हुआ तुरंत चूना लगा के आ जाएगा, वो अलग बात है। वो नहीं, मतलब कि कहां ढूंढने जाएगा बेसिक। तो भगवान ने बगल में क्या कर दिया, डॉग प्लांट उगा दिया। डॉग प्लांट का पत्ता तोड़िए, रगड़िए और रगड़ दीजिए, ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डॉग प्लांट का जो रस होता है वो क्या होता है, बेसिक होता है। तो निटल प्लांट एंड डॉग प्लांट, नेचर हर एक चीज का क्योर देता है, बात फिक्स है। नेचर बहुत अद्भुत चीज है, वो हमेशा हमें हर एक चीज का क्योर देता है। कोरोना वायरस है, उसका भी कुछ ना कुछ क्योर होगा, ढूंढ लो पता चल जाएगा। अभी तक मिला नहीं, समझ गए ना। तो इसी तरह से होता है, नेचर ने हर एक चीज का क्योर दिया है। तो निटल प्लांट और डॉग प्लांट इस बात का एक एग्जांपल है। एंट टेस्टिंग्स में भी होता है फॉर्मिक एसिड। तो देखिए नोट में लिखा हुआ है, टेस्टिंग ऑफ एंट एंड इंसेक्ट्स कंटेन फॉर्मिक एसिड ड्यू टू व्हिच व्हेन दे स्टंग, यानी जब वो काटते हैं, इट कॉजेज लॉट ऑफ पेन एंड इरिटेशन। दिस कैन बी क्योर्ड बाय रबिंग द अफेक्टेड एरिया विद माइल्ड बेस लाइक सोप, सिलेक्ट, लाइम etc। ये सब डाल दीजिए वो। और निटल प्लांट और डॉग प्लांट वाला भी आप याद रखेंगे। अच्छा, इसके बाद अगर बात करूं तो पीएच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन कल्टीवेशन। हमारा जो एग्रीकल्चर है उसमें भी पीएच का रोल बहुत जबरदस्त है। बहुत से ऐसे प्लांट है जो सर्टेन पीएच में ही ग्रो करते हैं। अगर वो पीएच सॉइल का वो पीएच होगा तभी वो ग्रो कर पाएगा। अगर सॉइल का पीएच वो नहीं है तो वो वहां नहीं होगा। लोग कहता है ना, ओ इस खेत में पहले बड़ा अच्छा आलू होता था, अब लगाते हैं ना छोटा छोटा होता ही नहीं। रीजन ये है ना, उसका पीएच बिगाड़ दिया आपने, वो बढ़िया से नहीं कर रहे। पीएच टेस्ट करवाइए जाके आप। हम लोग इधर क्या था, लोग अंधाधुंध खेती में इस बार आलू नहीं उपजा, चलो यूरिया डाल देते 2-4 किलो, और अगला बार और डाल देते। भाई उसको तुम और खराब कर रहे हो। उसका टेस्ट करो, सॉइल टेस्ट करवाओ, उसमें पता लगाओ तुमको क्या उपजाना है और क्या पीएच होना चाहिए उसका। उसके हिसाब से तुम्हारे खेत का पीएच है क्या, अगर नहीं है तो उसको मैनेज करो ना। अगर एसिडिक ज्यादा है तो बेस मिक्स करो, बेस ज्यादा है तो एसिड मिक्स करो, कुछ भी मिक्स करके उसे मैनेज करो, तब तुम उपजाओ। क्यों नहीं उपजेगा, बिल्कुल उपजेगा। तो सॉइल टेस्ट करवाना चाहिए। लेकिन हम लोग की तरफ कितने किसान सॉइल टेस्ट करवा, कोई नहीं। बस टाइम हुआ बूंद दिया, चलो जितना हुआ हुआ। भगवान को दोष देते हैं लोग, भगवान सही नहीं है, भगवान सब किसानी को सब दुख देते हैं। अगर बात करो आप पोटैटो की, तो पोटैटो का रेंज देखिए। पोटैटो तभी उगता है जब खेत का पीएच 4.5 to 6 के बीच हो। यानी पोटैटो को उगाने के लिए जो मिट्टी होना चाहिए वो स्लाइटली एसिडिक होना चाहिए, 4.5 to 6। अगर बात करें आप इसके बाद, अगर आप कैरोट की बात करें या स्वीट पोटैटो की बात करें, तो वो तभी उगता है जब 5.5 to 6.5, 5.5 to 6.5, तब कौन उगेगा, कैरोट या स्वीट पोटैटो। फिर अगर आपको कॉलीफ्लावर उगाना है या गार्लिक उगाना है या टोमेटो उगाना है, तो आपका जो पीएच होना चाहिए सॉइल का वो 5.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। कैरोट, गार्लिक, टोमेटो ये सब जो होता है ये 5.5 से 7.5 होना चाहिए। उससे कम होगा तभी नहीं, और उससे ज्यादा होगा तभी नहीं। और अगर नेक्स्ट बात करें, अगर आप ऑनियन उगाना चाहते हैं, कैबेज उगाना चाहते हैं, ऑनियन मतलब प्याज और कैबेज मतलब बंद गोभी, अगर आप उगाना चाहते हैं तो पीएच वैल्यू 6.0 से 7.5 के बीच होना चाहिए। यानी ये वो रेंज है जिसमें वो प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। उससे अगर अलग पीएच होगा तो प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। तो पीएच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एग्रीकल्चर ऑल्सो। तो अगर आप देखते हैं, आपने मिट्टी का टेस्ट करवाइए। मिट्टी का टेस्ट अगर आप नहीं करना चाहते, आराम से लीजिए, पानी लीजिए, सॉइल उठाइए, खेत के 4-5 कोनों से, अलग अलग जगह से। अब एक जगह टेस्ट करोगे थोड़ेगा, हर जगह अलग अलग कंपोजिशन होता है। 5-6 जगह से उठाओ, टेस्ट ट्यूब में उसे घोलो अच्छे से, और फिर उसमें जो है इन्वर्जन इंडिकेटर डाल के देखो कि पीएच किस रेंज में। आराम से खुद से भी कर सकते हो, अगर माथा हो आपके पास तो, ब्रेन हो तो आप दिमाग लगा के कर सकते हो ये सारी चीजें। तो आप कर लो टेस्ट और पता कर लो कि इस खेत में क्या उगेगा क्या नहीं उगेगा। अगर आपको लगता है कि मुझे जो फसल उगाना है, गूगल कर लो ना, गूगल कर लो कि हम जो उगा रहे हैं उसको कितना पीएच चाहिए। अगर तुमको लग रहा है कि उसके तुलना में ये ज्यादा एसिडिक है, तो तुम क्या करो, माइल्ड बेस मिक्स करो। हमेशा याद रखना, माइल्ड बेस ही मिक्स करना है, स्ट्रॉन्ग माइल्ड बेस मिक्स कर लो। और अगर तुम्हें लग रहा है कि वो बेसिक है तो उसमें माइल्ड एसिड मिक्स करो। माइल्ड एसिड मिक्स करके और करो। हमारे जो बूढ़े पूर्वज थे उनको बड़ा दिमाग था, वो देखता होगा तुम राख मिक्स करते थे, वो खेत में राख डालते थे, वो सब क्या होता था ना, वो पीएच मैनेज करने का मेथड होता था। अब तो हम लोग खाली खाद डालते हैं, इस वजह से सारा कुछ गड़बड़ हो गया। राख उपजाने के लिए क्या चूल्हा पे खेती कर, चूल्हा पे खाना बनाने लगे, तो चलो भाई उसको
तो चलिए ये हो गया। तो एग्रीकल्चर में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन, पीएच। देखिए लिखा हुआ है कि फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स द पीएच वैल्यू ऑफ सॉइल शुड बी इन अ सर्टेन रेंज, एक सर्टेन रेंज में होना चाहिए। इफ पीएच वैल्यू ऑफ सॉइल बी टू लो और टू हाई, अगर बहुत कम होगा या बहुत ज्यादा होगा, देन इट बिकम्स इनफर्टाइल, यानी कि इनफर्टाइल बन जाएगा, यानी कि इसका फर्टिलिटी खत्म हो जाएगा। इन सच अ सिचुएशन एक्सेस एसिड और बेस इज न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग माइल्ड एसिड और माइल्ड बेस रिस्पेक्टिवली, यानी एक्सेस एसिड या एक्सेस बेस जो है उसे आप माइल्ड एसिड या माइल्ड बेस मिला के अपना खत्म कीजिए, खेल कीजिए और उग जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ओके ठीक। अब आगे बात करते हैं, हमारा टूथ डिके जो होता है, हमारा जो दांत सड़ता जो है, उसमें भी पीएच का ही रोल है। कैसे पीएच करो वो समझिए। देखिए हमारा जो मुंह है, माउथ, वो स्लाइटली अल्कलाइन रहना चाहिए। हमारा माउथ स्लाइटली अल्कलाइन होता है, यानी तो न्यूट्रल स्लाइटली अल्कलाइन हमारे माउथ का, ठीक है। अब अगर क्या होता है ना, अगर मान लो कि आपने खा लिया चॉकलेट, आपने खा लिया चॉकलेट खा लिया आपने, चॉकलेट आपके दांत में जाके कहीं कहीं चिपक गया, आपने आराम से खा के आप गए सो, तो आपके मुंह में था बैक्टीरिया। यू नो आपके बक्कल कैविटी में टॉयलेट सीट से अधिक बैक्टीरिया है, ये बोला जाता है। जितना एक टॉयलेट सीट पे बैक्टीरिया नहीं होता, उससे अधिक बैक्टीरिया आपके माउथ में होता है। हाँ, उसमें अच्छे बैक्टीरिया भी हैं, टॉयलेट सीट जैसे ध्यान वहां चला जाता है तुम लोगों का, यहाँ कंसंट्रेट करो कि टॉयलेट सीट में है लेकिन माउथ में भी है अच्छा बैक्टीरिया, टॉयलेट सीट वाला बैक्टीरिया थोड़े है। चल ठीक है, तो बैक्टीरिया हमारे माउथ में, तुम तो गया सो, अब वो बैक्टीरिया सब क्या करेगा, वो जो तुम्हारे मुंह में शुगर है उस पर काम करना शुरू करेगा, और क्या करेगा काम करके, उसका करेगा फर्मेंटेशन। अब करेगा फर्मेंटेशन तो क्या बनाएगा, एसिड फॉर्म करेगा, और एसिड फॉर्म करेगा तो तुम्हारे माउथ का पीएच धीरे 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 घटने लगेगा। लेकिन तू है आलसी, तुम ब्रश किया नहीं, तो ब्रश किया नहीं तो लगातार 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 वो शुगर को क्या करते रहा, डिकम्पोज करता रहा, एसिड बनाते रहा, तुम्हारा पीएच घटते 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 तुम्हारा पीएच जो ही 5.5 से कम आएगा, 5.5 से जो ही कम जाएगा, जो ही कम होगा, तो तुम्हारा जो इनेमल है, इनेमल हमने चीज पढ़ाया था आपको किसमें, न्यूट्रिशन में, जहां पर मैंने टीथ के बारे में बताया था, क्रॉन, नेक और रूट याद होगा आपको। क्रॉन इनेमल होता है जो सबसे ऊपर से होता है, तो इनेमल जो होता है, इनेमल फॉस्फेट होता है, एक फॉस्फेट आयन होता है। तो जो ही उसका पीएच 5.5 से कम होगा, इनेमल का कोरोशन स्टार्ट हो जाएगा, इनेमल कोरोड होने लगेगा, और जो ही इनेमल कोरोड होगा तुम्हारा दांत में टूथ डिके स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए हमें क्या चाहिए, हमें रेगुलर ब्रश करना चाहिए, और ब्रश में हमें जो पेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए वो कैसा होना चाहिए नेचर में, एसिडिक या बेसिक, स्लाइटली बेसिक, ठीक है ना। हम जो पेस्ट लेते हैं वो स्लाइटली बेसिक होता है, जब उसे हम करते हैं तो जो हमारा मुंह में जो हमारा एसिड है वो क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, और फिर से हमारा पीएच रीस्टोर हो जाता है, और फिर से हमारा कोरोड नहीं होता है। हमें रेगुलर ब्रश करना चाहिए, करते होंगे आप लोग, तो रेगुलर ब्रश करना चाहिए, और सुगरी फूड जो है उसे हमें अवॉइड करना, डायरेक्ट चीनी कंज्यूम करने से हमें बचना चाहिए। लाइक हम जो चॉकलेट खाते हैं उसे हम कम, इसीलिए कहा जाता है कि चॉकलेट नहीं खाना चाहिए, फिर लोग खाता है, दांत में लोग भरवा लेता है, उससे क्या, देखो हम पढ़ के सुनाते क्या है कि पीएच चेंज कैन कॉज टूथ डिके, द अपर लेयर ऑफ आवर टीथ इज मेड अप ऑफ इनसॉल्युबल फॉस्फेट कॉल्ड इनेमल व्हिच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस है। बट व्हेन पीएच इन द माउथ फॉल्स बिलो 5.5 से नीचे आएगा, देन द इनेमल गेट्स कोरोडेड, इनेमल कोरोड हो जाता है। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ ब्रेक डाउन द शुगर एंड प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, एज अ रिजल्ट द पीएच वैल्यू ऑफ आवर माउथ फॉल्स, हमारा पीएच वैल्यू माउथ का क्या होगा, फॉल करेगा। टू अवॉइड टूथ डिके, अगर हमें टूथ डिके से बचना है, वी शुड अवॉइड शुगरी फूड, हमें शुगरी फूड अवॉइड करना चाहिए लाइक चॉकलेट, एंड क्लीन द माउथ रेगुलरली यूजिंग टूथपेस्ट कंटेनिंग बेसिक इंग्रेडिएंट्स, यानी कि इसमें बेसिक हो वो टूथपेस्ट हमें इस्तेमाल करना है। होप आपको पीएच का रूल समझ में आया, किस में मैंने समझा, एवरीडे लाइफ में याद रखिएगा। वो सबसे पहले तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में टूथ डिके में इंपॉर्टेंट रोल है, एग्रीकल्चर में इंपॉर्टेंट रोल है, और सेल्फ डिफेंस, जो इंसेक्ट्स हैं उनमें और नेटल प्लांट में, इन सब में सेल्फ डिफेंस के लिए भी पीएच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब आपको पीएच का सारा खेल समझ में आया होगा, तो ज्यादा भयंकर था नहीं, सिंपल बातें थी, पढ़ लीजिएगा, सारा लेक्चर देख लीजिएगा। अगर कोई डाउट हो बुक में एक बार रीडिंग लगाइए, कोई भी डाउट हो आराम से कमेंट सेक्शन में पूछिए, यानी तो व्हाट्सएप वाला में प्रॉब्लम पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे साल्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो साल्ट एक बड़ा टॉपिक है, साल्ट्स में ही ज्यादा टाइम लगेगा, ये तो जल्दी जल्दी हो गया। 6 लेक्चर है आज हमारा, और एसिड बेस क्लियर हो गया, पीएच भी आज हमने बात कर ली, और इसके बाद हमारा 60 से स्टार्ट होगा, जिसमें हम धीरे धीरे सारी बातें करेंगे। 5-6 लेक्चर और आएगा इस चैप्टर में, और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें कि हम बात करेंगे साल्ट्स के बारे में। सी यू सून, बाय बाय।